तो पहला टॉपिक है कोर सेक्टर। तो कोर सेक्टर में पहले तो कोर सेक्टर में होता क्या है, ठीक है। तो कोर सेक्टर में वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आता है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोर सेक्टर में है क्या सब, तो ये पहले आपको याद करना होगा। जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि कोर सेक्टर में है क्या सब। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था, वहाँ पे पूछा गया था कि वेटेज किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो उस टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी था, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया है। तो अभी कोर सेक्टर में वेटेज जो है, जैसे रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और उसके बाद जो है स्टील है। तो आरईएस या जैसे याद रखना, ये आप याद रखिए वेटेज। नेक्स्ट, ये कंपाइल कौन करता है, ठीक है, इसको कंपाइल कौन करता है। तो सीएसओ जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये मंथली जो है इसको कंपाइल किया जाता है। तो सीएसओ के द्वारा कंपाइल किया जाता है। और इसमें है क्या सब, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको यू कैन रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट, टीच लॉ मेडिसिन इन रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे एक ऐसे पूछा जा सकता है, रोल ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो मतलब इसमें चूंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप नेटिव लैंग्वेज में सीखते हैं तो यू लर्न फास्टर, स्ट्रेस कम आता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। दे हैव ऑलरेडी दे हैव नॉट अडेप्टेड इंग्लिश एज मच, बट स्टिल दे आर डेवलप। तो अगर कभी एक कोई क्वेश्चन पूछ ले जीएस में या ऐसे में, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे तो इंडिया कैसे डेवलप कर सकता है, ठीक है। उसका ड्रॉबैक भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ एंगल, हाउ रीजनल लैंग्वेज कैन बी अ इनेबलर इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो इस तरीके से सोचिए। एक मतलब पॉइंट कुछ, और उसके बाद कि रीजनल लैंग्वेज अगर हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। कोई इसका कौन सा क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या रीजनलिज्म इससे बढ़ जाएगा, क्या डिवाइड ज़्यादा क्रिएट होगा। तो थिंक फ्रॉम दिस डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। तो इस पे आप 5 मिनट सोचिए, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ बेटर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिंपल सा है क्या, कि ये एक्ट कहता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी स्ट्रक्चर है, टेम्पल स्ट्रक्चर या रिलीजियस जो भी स्ट्रक्चर है, उस पे आप कोई सूट क्लेम नहीं करेंगे कि ये कोई मतलब इन्वेडर के द्वारा बनाया गया था तो इसको तोड़ दो, ठीक है। तो ये वर्शिप एक्ट कहता है कि जो रिलीजियस स्टेटस है, अगर किसी भी तरह का, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, तो उसको आपको मेंटेन रखना है, अगर 1947 के बाद वो एग्जिस्ट करता है। अब इसी पे क्वेश्चन हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो वर्शिप एक्ट क्या है, बस इसको अभी क्लियर रखिए, ठीक है। बाकी कम्युनलिज्म का अलग इशू आएगा, लेकिन अभी बस इस एक्ट को आप क्लियर रखिए कि ये एक्ट है क्या। नेक्स्ट, सिटिंग को लेके है, केरला टॉप्स इन होल्डिंग असेंबली। तो पहला तो आप थोड़ा सा पॉलिटी में सोचिए कि क्या संविधान में सिटिंग को लेके कुछ है स्पेसिफिक प्रोविजन कि कितना दिन होना चाहिए, या सेशन को लेके क्या है, कितना कितने दिन पे जो है स्टेट का या पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। पॉलिटी में क्या है, ठीक है। काइंडली हैव ए लुक कि पॉलिटी में क्या है, मतलब संविधान में कौन सा प्रोविजन है, संविधान में क्या डेट है दिया हुआ कि 3 महीने का, 2 महीने, कितने दिन का सेटिंग है, या कोई डेट नहीं है, बस ये है कि सेशन होना चाहिए। और सेशन होना चाहिए तो कितना सेशन होना चाहिए, कितने दिन पे जो है सेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल चेक कीजिए असेंबली सेटिंग का, ठीक है। संविधान क्या कहता है असेंबली सेटिंग को लेके। और दूसरा है, ये आप एग्जांपल में दे सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस में कि कैसे जो बाकी स्टेट्स है उसने फॉलो किया है, एंड हाउ अदर स्टेट्स कैन आल्सो फॉलो। नेक्स्ट है मिलेट्स को लेके है। तो वेट के बदले रागी, तो मिलेट्स से मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में आपको, ठीक है, कि मिलेट्स जो है कैसे इंडिया के फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलेट्स में बेसिकली 3 मेन मिलेट्स है, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है। तो आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए चेक करना है कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है मिलेट्स का, ठीक है, स्टेट के लिए मेजर, ये आप सर्च कीजिए खुद से। मैं बार बार कहता हूँ डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि इससे आप ज़्यादा कंटेंट देख पाएंगे और ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। तो एक तो आप मेंस में पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अगर मिलेट्स प्रमोशन हो तो कैसे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब से लड़ा जा सकता है, इनकम बढ़ाया जा सकता है,
ठीक है। और पीटी पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन सा स्टेट, जैसे ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाजरा कहाँ पे होता है, रागी कहाँ पे होता है, तो ये आप स्टेट चेक कीजिए एक बार खुद से। ठीक है। और मेंस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि हाउ डेवलपमेंट ऑफ मिलेट्स कैन इम्प्रूव इंडियाज फूड सिक्योरिटी। तो थिंक फ्रॉम टू डायमेंशन, एक पीटी के लिए स्टेट, और मेंस के लिए कि मिलेट्स फूड सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको विसल ब्लोअर। अब विसल ब्लोअर में बेसिकली विसल ब्लोअर होता क्या है, विसल ब्लोअर होता क्या है? तो विसल ब्लोअर एक पर्सन है जो डिस्क्लोज करता है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है। विसल ब्लोअर इज अ पर्सन हु इन्फॉर्म्स अबाउट अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन सच इलिसिट एक्टिविटी। ठीक है। अब इसके लिए एक एक्ट लाया गया था कि मान लीजिए कोई डिस्क्लोज करेगा तो क्या क्या कर सकता है, तो उसमें था कि आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। और उसके साथ जो है, यदि पब्लिक सर्वेंट है तो ये जो बिल आया था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें था कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट में जो है अथॉरिटी को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये था कि एनोनिमस कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा मतलब कि कौन है। ठीक है। और कितने दिन में कंप्लेन कर सकते हैं, 7 साल पुराना मुद्दा तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी था, एसपीजी जैसे विसल ब्लोअर में इंक्लूड नहीं है। अगर आपके खिलाफ विसल ब्लोअर ने किया है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये प्रोविजन भी था। ठीक है। और पेनल्टी भी था कि अगर आप अन पर्सन हु नेग्लिजिबली और मेलाफेडली रिवील्स, मतलब जो कंप्लेंट है, जो आप अगर उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं तो आपको 3 साल तक का जेल होगा। ठीक है। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन था, अगर मैंने विसल ब्लोअर किया है तो मेरी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो उसको फाइन लगेगा। ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट भी इसमें था। अब इसमें हुआ क्या, एक प्रॉब्लम विसल ब्लोअर एक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया 2015 में। उसमें कहा गया कि विसल ब्लोअर मस्ट नॉट बी अलाउड टू रिवील एनी डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अगर कोई चीज है तो विसल ब्लोअर उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, चाहे वो करप्शन का भी हो या मिसयूज ऑफ पावर भी हो। तो ये कहा गया एक ड्रॉबैक है इस बिल का। एक तो बिल अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है। तो एक तो पहला प्रॉब्लम है कि विसल ब्लोअर बिल अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। दूसरा दिक्कत है ये अमेंडमेंट इस प्लस प्लस इसमें 2015 में लाया गया कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे करप्शन का मुद्दा, तो ये इसको डाइल्यूट करता है। तो पहला तो लागू नहीं किया गया, और दूसरा है कि इसमें अमेंडमेंट। और प्लस ये एडिटोरियल में एक्स्ट्रा क्या है, एडिटोरियल में है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, एक आरटीआई के लिए आपको एक यहाँ पे इंट्रो बहुत अच्छा है कि सेंटर फॉर लॉ के द्वारा कहा गया था कि ये दुनिया का जो है टॉप 5 लॉज है। ठीक है। टॉप 5 लॉज इन द वर्ल्ड। तो ये आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं अगर आरटीआई का कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। तो आरटीआई करता क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंपावर करता है सिटीजन को कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। क्या, कैसे? बिकॉज दे आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। ओके। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं दे आर बीइंग थ्रेटन, दे आर बीइंग किल्ड। तो इसमें जो कॉलमनिस्ट हैं दे आर गिविंग द सजेशन कि आप एक सोशल लीगल सिस्टम बनाइए। ठीक है। एक सिस्टम बनाइए जो रिकॉग्नाइज करे कि आरटीआई यूजर पहले तो अंडर अटैक है। ठीक। एक तो सिस्टम बनाइए कि आरटीआई यूजर अंडर अटैक है। दूसरा क्या है, वो कहते हैं कि मैंडेटरी डिस्क्लोज, मतलब आरटीआई के अंदर में सेक्शन 4 में है कि आप मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कर दे। लोग इंफॉर्मेशन पूछने ही क्यों आ रहे हैं, अगर मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया गया है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। तो कई बार होता है कि कई तरह का उसमें जो है बहाना बनाया जाता है। तो सेक्शन 4 जो आरटीआई एक्ट है कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर, मतलब डिस्क्लोजर करना है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो एक प्रोविजन होना चाहिए कि इसको आप प्रोएक्टिवली, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। तो वो आगे मतलब उस पर फिर अटैक ही नहीं होगा, अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन तो फिर उसको खतरा नहीं रहेगा। तो सेक्शन 4 जो डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लाने की बात करता है, तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो नहीं रहा। तो लोग इसलिए और ज्यादा, मुझे इन्फॉर्मेशन मांगना ही ना पड़े, पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हो, फिर लोगों पे अटैक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आरटीआई में ये इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में ले आइए। तीसरा क्या है, अगर इस तरह का थ्रेट है आरटीआई यूजर को, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है उनको मस्ट इमीडिएटली डायरेक्ट द रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटी। मतलब मान लीजिए अगर किसी एक्टिविस्ट ने कुछ मांगा है और उसके खिलाफ उसको खतरा आ रहा है, उसको थ्रेट आ रहा है, या उसको अगर मर्डर ही किया गया है, तो आप
अगर उस वो सारा इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल पब्लिक में लाइए ही, मतलब इसको मैंडेटरी कर दीजिए ताकि एक थ्रेट रहे, ठीक है, कि अगर किसी के साथ कुछ होता है तब तो आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए ही। ठीक है, तो इस तरीके से रिफॉर्म लाना पड़ेगा और विसल ब्लोअर एक्ट को लागू करना पड़ेगा, अमेंडमेंट में सुधार करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, विसल ब्लोअर एक्ट में मे भी एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और या इथिक्स में अक्सर पूछ सकता है। तो विसल या इथिक्स में आपको पूछ सकता है विसल ब्लोअर में इथिकल डायलेमा क्या होता है। ठीक है, अगर आप विसल ब्लो करते हैं अपनी संस्था के खिलाफ, तो एक तो आपके संस्था के प्रति लॉयल्टी पे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, आप संस्था में बहुत सारे लोगों का जो है जॉब जा सकता है, ये सब इथिकल एंगल है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है लॉन्ग टर्म में कंट्री का फायदा होगा या इस संस्था का फायदा होगा। तो विसल ब्लोअर को इथिकल एंगल से भी सोचना है, जीएस 2 से भी सोचना है। एक तो विसल ब्लोअर एक्ट है क्या, जीएस 2 एंगल से, लीगल एंगल से, और इथिकल एंगल से जीएस 4 के एंगल से भी आप सोचिए कि इसमें इथिकल डायलेमा क्या है, व्हेन यू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन व्हाट आर द इथिकल डायलेमास। ठीक है, ट्यूनीशिया जो है इसका आप मैप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको आप मैप में, ये इसके बगल में जो भी कंट्री है काइंडली लुक इट। तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। ठीक है, एक मानस टाइगर रिजर्व है, इसका चेक कर लीजिए ये कहाँ पे है। तो ये बेसिकली आज का था। अब से क्लास ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा।